नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 व 2 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 3 व 4 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 3। ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं और हमसे सिद्ध करवा रहा है कि ये जो चतुर्भुज PQRS है ये हमें एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। अब देखो समझो क्या कह रहा है कि आपके पास ABCD एक आयत है। तो मान लीजिए कि ये ABCD आपके पास एक आयत हो गया। इसमें आपके पास P, Q, R व S मध्य बिंदु हैं। किन किन भुजाओं के? AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R व DA का मध्य बिंदु S है और इन मध्य बिंदुओं से मिलाकर हमने चतुर्भुज बनाया है PQRS और हमसे सिद्ध करवा रहा है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो क्या है ये एक समचतुर्भुज है। अब देखो इसे हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो PQRS को यदि हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो हम जानते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो, क्या हो? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह एक हमारा समचतुर्भुज होता है। तो अर्थात PQRS की पहले मुझे क्या करना होगा? यदि PQRS को समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो पहले हमें इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा और उसके बाद में हमें इसकी आसन्न भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास दिया क्या है? क्या दिया है कि हमारे पास दिया है ABCD एक आयत है और यदि ये आयत है तो इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। मतलब AB बराबर CD, AB बराबर CD व क्या होगा? AB बराबर CD के व AD बराबर होगा हमारे पास BC की। और क्या क्या दिया हुआ है कि ये जो P, Q, R व S है ये क्रमशः चार भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो बिंदु P, Q, R व S क्रमशः कौन कौन सी भुजाओं AB, BC, CD व DA के मध्य बिंदु हैं। क्या हैं ये? DA के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS एक समचतुर्भुज है। अब देखो PQRS को हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो किस प्रकार करेंगे? तो उपपत्ति में देखिए आप क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें करना है PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें सम्मुख भुजाओं को समांतर व बराबर सिद्ध करना होगा। तो पहले हम किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस त्रिभुज में बात करेंगे? हम करेंगे त्रिभुज ए बी व सी में। तो देखिए इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं? इस त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि P व Q क्या है? P व Q ये हमारे मध्य बिंदु हैं AB व BC भुजा के। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि ये जो PQ है ये समांतर हो जाएगा AC के व PQ बराबर हो जाएगा 1/2 AC के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या क्या है? बिंदु P व Q क्रमशः भुजाओं AB व BC के
BC के मध्य बिंदु हैं, AB व BC के मध्य बिंदु हैं। क्लियर? तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या कह देंगे? तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कह देंगे? मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा? PQ समांतर हो जाएगा AC के। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या आ गया? ये हमारा PQ समांतर आ गया AC के, व PQ बराबर आ गया 1/2 AC के। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब हम किस त्रिभुज में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में। तो अब त्रिभुज ADC में हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ADC में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो S है और जो R है, ये हमारे क्रमशः भुजाओं DA व CD के मध्य बिंदु हैं। तो यहां भी लग जाएगी मध्य बिंदु प्रमेय। तो बिंदु आपके पास S व R क्रमशः भुजाओं DA व CD के मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह देंगे कि ये जो हमारा SR है, SR ये हमारा समांतर हो गया AC के, व SR हमारा बराबर हो गया 1/2 AC के। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकेंगे हम? तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? तो पहले देखिए समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारे पास PQ समांतर AC व PQ बराबर 1/2 AC, और यहां पर है SR समांतर AC, SR बराबर 1/2 AC। अब समझो, देखो बात, आपका PQ समांतर है AC के, SR समांतर है AC के, तो यहां से PQ समांतर आ गया हमारे पास SR के। तो क्या आ गया? यहां से हमारा PQ समांतर आ गया SR के। व अब देखो, PQ बराबर है 1/2 AC के और SR बराबर है 1/2 AC के, तो यहां से PQ बराबर आ गया SR के। PQ बराबर SR। अब बताओ, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर है, तो इसका मतलब चतुर्भुज किस प्रकार का हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लिखेंगे कि चूंकि चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हैं, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है PQRS? PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो PQRS आपके पास समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना था कि ये एक समचतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है, यदि इसकी आसन्न भुजाएं बराबर आ गई, क्या आ गई? समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं यदि बराबर आ जाती हैं, तो वह हमारा क्या होता है? एक समचतुर्भुज होता है। तो हमें अब क्या करना है? इस चतुर्भुज PQRS की सब आसन्न भुजाओं को बराबर करना है। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABD की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमें इस समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजाओं को बराबर करना है। मतलब हमें करना होगा कि ये जो SR है, ये हमारा कैसे भी करके इस PS के बराबर आ जाए, क्योंकि यदि इसमें हमारी आसन्न भुजाएं बराबर आ गई तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। तो हम बात करें त्रिभुज ABD में।
त्रिभुज एबीडी में। अब त्रिभुज एबीडी में क्या कह सकते हैं? त्रिभुज एबीडी में कि त्रिभुज एबीडी में AB का मध्य बिंदु P और AD का मध्य बिंदु है S। तो बिंदु कौन कौन से? P व S। P व S क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं हो गई? AB व DA, DA के मध्य बिंदु हैं, DA के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कह देंगे हम? मध्य बिंदु प्रमेय से हम मध्य बिंदु प्रमेय से कह सकते हैं कि क्या होगा? इनको मिलाने वाला, यानी कि ये जो हमारे पास PS है, ये इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड PS, ये हमारा समांतर किसके होगा? ये PS हमारा BD के समांतर हो जाएगा। PS समांतर हो जाएगा BD के, वह हमारा PS बराबर हो जाएगा 1/2 BD के। अब समझो एक बात, PS बराबर आ गया 1/2 BD के, और हमें पता है ये हमारा जो ABCD है, ये क्या है? ये एक हमारे पास आयत है। क्या है? एक आयत है। तो ABCD क्या है हमारे पास? ABCD हमारे पास एक आयत है, और हमें पता है कि आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या? कि चूंकि हमारे पास क्या है? AC बराबर BD है, AC बराबर BD है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दिया गया है। क्या है? ये दिया है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास ABCD एक आयत है। तो चाहो तब लिख सकते हो कि ABCD एक आयत है, इसलिए हमने कह दिया AC बराबर BD। तो यहां से क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसे हम नाम दे समीकरण नंबर कौन सा? 3 दे देते हैं, ठीक है, या स्टार दे देते हैं, चलो ठीक है। तो फिर क्या कह सकते हैं? तो फिर समीकरण स्टार से क्या हो जाएगा बताओ? जब हमारा BD बराबर है AC के, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये PS बराबर हो जाएगा, PS बराबर हो जाएगा 1/2 AC के। किसके हो जाएगा? PS 1/2 AC के बराबर हो जाएगा। अब समझो, देखो बात, यहां पर PS है 1/2 AC, और हमने क्या किया गया है? देखो हमने यहां पर देखो 1/2 AC किसके बराबर किया गया है? SR के बराबर। तो ये हो गया समीकरण 2। और मान लीजिए कि ये जो हमने बनाया है अभी, इसे हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा? देखो यहां पर तो है 2 में हमारे पास क्या है? देखो 2 में क्या था हमारे पास? 2 में है हमारे पास SR बराबर 1/2 AC। क्या है? SR बराबर 1/2 AC, और यहां पर है PS बराबर 1/2 AC। तो हम दोनों से क्या कह सकते हैं? SR बराबर होगा PS के, और जैसे ही SR PS के बराबर आया, मतलब समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हमारे पास बराबर आ गई। इसका मतलब PQRS एक समचतुर्भुज होगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजाएं बराबर हैं, आसन्न भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या होगा? इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज होगा। इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। क्या है? PQRS एक समचतुर्भुज है। और यही करना था बच्चों हमें यहां पर सिद्ध। तो देखिए हम किस प्रकार इसे समझ सकते हैं। देखो आपके पास क्या था? ABCD एक आयत था, और क्या बता रहा था कि इनके मध्य बिंदुओं से मिलकर जो चतुर्भुज बनता है, हमें उसे समचतुर्भुज सिद्ध करना था। तो देखिए किस प्रकार था आपका प्रश्न। तो ये आपका प्रश्न था कि ABCD आपका आयत है, और PQRS को हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है।
तो समचतुर्भुज सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का क्या हो, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह हमारा एक समचतुर्भुज होता है। तो क्या किया हमने, हमें क्या करना था कि पी क्यू आर एस को पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, हमने त्रिभुज लिया एबीसी, इसमें मध्य बिंदु हो गए पी व क्यू। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमने कह दिया कि जो हमारा पी क्यू होगा वो समांतर होगा एसी के, व पी क्यू बराबर होगा 1/2 एसी के। फिर हमने बात की त्रिभुज एडीसी में, यहां भाई हमने मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग किया, एस आर समांतर एसी, एस आर बराबर 1/2 एसी। और दोनों समीकरणों से हमने कह दिया कि क्या कहा, पी क्यू बराबर आ गया एस आर के और पी क्यू समांतर आ गया एस आर के। मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। अब क्या काम करना है, इस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को बराबर करना है। फिर हमने बात की त्रिभुज ए बी डी में, और इसमें हमने कहा कि एस व पी मध्य बिंदु है, तो हमने मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग किया। पी एस समांतर बी डी, पी एस बराबर 1/2 बी डी। अब समझो ए बी सी डी एक आयत है, तो इसके विकर्ण बराबर, मतलब बी डी बराबर ए सी, तो यहां बी डी की जगह हम लिख सकते हैं ए सी। तो यहां से हमारा पी एस बराबर आ गया 1/2 ए सी। अब समीकरण 2 में एस आर बराबर है 1/2 ए सी और पी एस बराबर है 1/2 ए सी। तो यहां से हमने एस आर को पी एस के बराबर कर दिया, और जैसे ही समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर आई तो ये हमारा एक पी क्यू आर एस समचतुर्भुज हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 4 है, एबीसीडी एक समलंब है। कैसा है एबीसीडी, एक समलंब है जिसमें हमें ए बी समांतर दिया गया है डीसी के, ए बी भुजा समांतर है डीसी के, बीडी एक विकर्ण है, यहां पर बीडी आपका विकर्ण हो गया, और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ये जो ई है ये आपकी क्या है, एडी का मध्य बिंदु है, और ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। ई से होकर ये हमने एक रेखा खींची है, और ये जो रेखा है ये कैसी है, हमारी ए बी के समांतर है। ये लाइन याद रखना कि ई से हमने एक रेखा खींची है जो ए बी के समांतर है, और जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, इसे यहां पर ये प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि ये एफ है जो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। देखो बहुत सारा दिया गया है, एक एक चीज आराम से समझेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखो क्या क्या दिया गया है, दिया है क्या क्या है हमारे पास, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है। क्या है एबीसीडी, एक समलंब है, और AB को समांतर दिया गया है DC के, तो AB समांतर DC। और क्या दिया गया है कि विकर्ण क्या है हमारा, इसमें BD एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है। और क्या है, देखो BD हो गया विकर्ण, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। तो E क्या है आपका, E आपका AD का मध्य बिंदु है, E भुजा AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, वह E भुजा AD का मध्य बिंदु है। और एक चीज जो आपको खास याद रखनी है वो ये है कि जो बिंदु E है इससे यदि हम एक रेखा निकाल रहे हैं जो हमारा F पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर देखो एक कुछ ना कुछ प्रतिच्छेद हो रहा है। मान लीजिए ये बिंदु हो गया हमारा G, तो यहां से जब E हमारा समांतर है AB के, क्या है कि E से जो रेखा जा रही है वो हमारी समांतर है AB के, तो हम कह सकते हैं कि जो EG होगा ये भी हमारा समांतर होगा AB के, और ये जो हमारा GF होगा ये भी हमारा समांतर होगा AB के। क्या कहा हमने, देखो E से होकर एक रेखा जा रही थी
जो AB के समांतर थी। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि भाई यहां पर मान लीजिए ये G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो EF होगा वो समांतर होगा AB के, GF भी होगा समांतर होगा AB के। तो हमने यहां से क्या कहा कि E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, तो EG समांतर हो गया AB के। तो देखिए हम लिख सकते हैं E से होकर एक रेखा, E से होकर एक रेखा, E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, AB के समांतर खींची गई है और क्या कर रही है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात क्या हो गया इसका पुतला मतलब, तो अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा EG होगा ये समांतर होगा हमारे AB के, कि EG हमारा समांतर होगा AB के, व जो हमारा GF है ये भी हमारा समांतर होगा किसके, ये भी हमारा समांतर होगा AB के। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि EG हमारा समांतर है, EG समांतर है AB के और GF हमारा समांतर है AB के, और AB यदि समांतर है CD के, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो, कि चूंकि GF समांतर है हमारे पास AB के, व यहां पर हमारे पास AB किसके समांतर है, हमारा ये जो AB है ये हमें समांतर है CD के, किसके समांतर है, CD के, तो यहां से जो GF है ये हमारा समांतर हो गया CD के। क्लियर? GF किसके समांतर हो गया, CD के। ये सब हमें दिया गया है अभी तक। क्लियर? और देखो आप क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो गया G, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो बिंदु F सिद्ध करना है, बिंदु F भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इसके उपपत्ति में, तो समझो देखो G आपका EF के बीच में आ रहा है, एक पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है, और अब समझो देखो हमें यह सिद्ध करना है कि जो F है ये भुजा BC का मध्य बिंदु है। किस प्रकार करेंगे देखो इसे सिद्ध, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज A B व D में, किसमें बात करेंगे, त्रिभुज A B व D में। और इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो E है ये भुजा AD का मध्य बिंदु है। क्लियर? तो समझो देखो क्या हो गया, त्रिभुज ABD में जो E बिंदु है ये हमारी भुजा AD का मध्य बिंदु है, और हमारे पास दिया गया है कि ये जो GF है ये समांतर है हमारे पास AB के। तो समझो कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु और उससे गुजरने वाली रेखा त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर हो, तो क्या होगा, ये जो हमारा बिंदु है ये क्या हो जाएगा, ये तीसरी भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात BD का मध्य बिंदु हो जाएगा G। तो किस प्रकार कर सकते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या कह सकते हैं, इस त्रिभुज में हम कहेंगे कि जो बिंदु E है वो AD का मध्य बिंदु है, बिंदु E भुजा AD का मध्य बिंदु है, और क्या है, और हमारे पास है EG समांतर है AB के। भाई हम तो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं ना कि EG समांतर कैसे होगा AB के, क्योंकि E से होकर एक रेखा है जो AB के समांतर है, तो यहां से EG हमारा समांतर हो गया AB के। EG समांतर AB, और ये हमारे पास दिया हुआ है।
तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे? हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं हम? इसके विलोम से हम विलोम से क्या कह देंगे? हम इसके विलोम से ये कह सकते हैं कि ये जो G होगा ये भुजा बीड़ी का मध्य बिंदु होगा, कि बिंदु G भुजा बीड़ी का मध्य बिंदु है। हम कहेंगे B भुजा बीड़ी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब देखो क्या हो गया कि ये जो आपके पास बिंदु था G, ये क्या है? भुजा बीड़ी का मध्य बिंदु है। ये आपके पास बिंदु है G, ठीक है। तो G है वो भुजा बीड़ी का क्या है? मध्य बिंदु है। अब समझो, देखो G आपका भुजा बीड़ी का मध्य बिंदु हो गया, तो अब हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज में। ये कौन सा त्रिभुज है? ये हमारे पास त्रिभुज है त्रिभुज BCD। तो अब त्रिभुज BCD में, और इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि जो बिंदु G है वो बीड़ी का मध्य बिंदु है। बिंदु G भुजा बीड़ी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्या है ये? बिंदु G भुजा बीड़ी का मध्य बिंदु है। और हमारे पास जो GF है ये किसके समांतर है? ये हमारा CD के समांतर है। GF समांतर है CD के। और ये हम कहां से कह रहे हैं? ये हमने दिया है में बताया है, तो ये आ गया दिया है। देखो एक बार दोबारा कैसे है? GF समांतर CD के कैसे है? E से होकर जो रेखा जा रही है वो AB के समांतर है, तो यहां से GF हमारा समांतर होगा AB के, और चूंकि AB समांतर है CD के तो GF भी समांतर होगा CD के। तो ये हो गया। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या आ गया? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि ये जो बिंदु F है ये हमारा BC भुजा का मध्य बिंदु होगा, कि जो हमारा F है ये भुजा BC का मध्य बिंदु है। क्या है ये? इसका मध्य बिंदु है। क्या हो गया ये बिंदु F आपके भुजा BC का मध्य बिंदु हो गया। और यही क्या करना था बच्चों? हमें यही करना था हमें सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर इसे सिद्ध किया है? तो ठीक है बच्चों, तो ये भाग करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 3 व 4 को हल किया है, और इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।